हाय एवरीवन। सो लॉ ऑफ फोर्सेस में अभी तक हम लोगों ने पूरा थ्योरी खत्म कर लिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब लॉ ऑफ फोर्सेस में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट 1। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो भी फॉर्मूले ड्राइव करने थे हमने कर लिए, ठीक है। जो भी लॉजिक समझना था उन फॉर्मूलों में हमने वो सब कुछ समझ लिया। अब बात है कि हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो भी मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराना सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां अपना इस तरीके से लॉजिक बिल्डअप कर सकते हो। और जो मैं टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ थोड़े दिनों बाद, आप उसके भी क्वेश्चन इसी तरीके से सोच करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। मैंने कुछ वैल्यूज चेंज कर दी है। तो ये एक सर्कल बना हुआ है, बोल रहा है कि यार इस पे 2 न्यूटन इधर है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, और यहाँ पे ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और बोला गया कि यार रिजल्टेंट निकाल के दे दो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हमने ग्राफ बना लिया। यार मुझे दिख रहा है कि 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, 2 न्यूटन इधर लग गया। फिर 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, चलो ठीक है, एक और 2 न्यूटन आ गया। नीचे की तरफ मेरा एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। रिजॉल्व कर लिया। अब देखो मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। यही होता है ना, क्योंकि यहाँ ये केस क्या बन गया, 90 डिग्री का केस बन गया कॉस। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, विच इज अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज 90, तो ये पूरा एलिमिनेट हो गया। क्या बचा, वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं बचा। तो वही हमने कहा कि रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। और वर्टिकल फोर्स क्या है, -3। -3 क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका स्क्वायर करेंगे। तो रिजल्टेंट इक्वल टू हो गया 4, इस वजह से लिया, सॉरी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 16। -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, विच इज +9 आ जाएगा, बिकॉज -3 है और स्क्वायर हो रहा है। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25, विच इज इक्विवेलेंट टू 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आपका निकल के आ गया 5 न्यूटन। बहुत इजी था। अगर आपको रिजल्टेंट का एंगल पूछा जाता है, लेट सपोज टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, -3, और बेस क्या है हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते थे, टेन इनवर्स ऑफ -3/4, ठीक है। ओके, सो चलो वो देख लेना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन नंबर 2, सो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, दी स्पेलिंग को ना यार कंसिडर मत करना, मैं बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो उसको भूल जाना। जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूर सुनना। द रिजल्टेंट ऑफ टू concurrent forces is 500 न्यूटन, ठीक है। 500 न्यूटन, सॉरी 1500 न्यूटन, 500 1500 न्यूटन, एंड the angle between the force is 90 degree. Okay, the resultant makes an angle 60 degree, सॉरी 60 लिख लेते हैं, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। 36 डिग्री नहीं आएगा, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में है कुछ ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर एंगल पे आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो 36 जैसा कुछ वैल्यू नहीं आएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में 60, 30, 45 ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वन ऑफ द फोर्सेस।
one of the forces. Find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. तो जितना मैंने भी क्वेश्चन टाइप करने में टाइम लगाया आप स्किप कर सकते हो इसको. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस. तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है हर एक फोर्सेस का. कैसे करेंगे यार? तो बड़ा सिंपल है. देखो मैं जो जिस तरीके से आपको बोल रहा हूँ सोचो उस तरीके से. बोला क्या? द रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्स इज 1500 न्यूटन. तो यार एक फोर्स ये ले लेते हैं, ठीक है, और एक फोर्स ये ले लेते हैं. अब दोनों मैंने ऐसे क्यों बनाया? इसके पीछे का रीजन क्या है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है. यानी ये जो एंगल है वो कितना है? 90 है. ठीक है. तो ये बोल देते हैं कि ये F1 है और ये मेरा F2 है. अब उसने क्या बोला? द रिजल्टेंट मेक एन एंगल 60 डिग्री विद वन ऑफ द फोर्सेस. तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये रिजल्टेंट है और ये जो एंगल बना रहा है ये अल्फा, ये 60 डिग्री का बना. ठीक है. अब इतना करने के बाद अब उसने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स क्या होगा. अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें पर्टिकुलर फोर्स का क्या होगा. तो देखो मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बोलता हूं. ये रिजल्टेंट की वैल्यू मुझे गिवन है 1500 न्यूटन. मैं इस 1500 न्यूटन का मुझे एंगल भी गिवन है, ये थीटा गिवन है कि नहीं गिवन है. तो मैं इसके कंपोनेंट निकाल लेता हूं. क्या कंपोनेंट निकलेगा? तो आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? 1500 साइन 60 डिग्री. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 1500 कॉस 60 डिग्री. यहां पे आ जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और यहां पे आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया. वर्टिकल कंपोनेंट मेरा फोर्स F2 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा फोर्स F1 है. अब कर देते हैं भैया काम. तो 1500 गुना में साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. 2 से इसको काट दिया, 2 7 2 पंचे 10, 750 √3. और इसका क्या हो जाएगा? 1500 गुना कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की 1/2 होती है. ये कट गया और ये बचा 750 न्यूटन. तो वर्टिकल हमारे पास कितना आ गया? 750 √3 न्यूटन. और हॉरिजॉन्टल कितना आ गया? 750 न्यूटन. ठीक है. मैंने वैल्यूज चेंज करी है आपके टेक्स्ट बुक से, तो वो याद रखना. दैट्स वाई आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल 36 की बजाय 60 लिया है. क्योंकि आपके पेपर में भी 60, 30, 45, 135, 120 ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनकी आप निकाल सकते हो पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू. तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. मैं भी बहुत लंबे टाइम के बाद मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. पिछले ईयर वैभव सर ने पढ़ाया था और इस साल तो चूंकि हम कोर्स नहीं लेके आ पाए तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ. अब कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद मैकेनिक्स पढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है. ठीक है. फिर भी चलो बहुत टाइम बाद देख के करना पड़ता है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार दो फोर्सेस हैं, टू फोर्स. तो यार कमेंट कर देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो वो ना एक फीडबैक की तरह काम करता है कि इम्प्रूव करना है अगले में कि नहीं करना है. ठीक है. तो टू फोर्सेस P and P√2 act on a particle in direction inclined at an angle 135 degree to each other. Find the magnitude and direction of resultant. Find the magnitude and direction of resultant. करते हैं सॉल्व. क्या है भैया खेल? क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिगर विगर मैं तो बना नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली करूंगा. देखो कैसे. तो मेरा फोर्स F1 मैंने मान लिया P
F2 मान लिया मैंने P√2। दोनों के बीच का एंगल है 135, यानी थीटा की वैल्यू है 135 डिग्री। फॉर्मूला मुझे पता ही है कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही होता है। डाल देते हैं इस फॉर्मूले में, कोई खास बात नहीं है। F1 P को माना है तो P का स्क्वायर, F2 P√2 को माना है तो P√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 P इंटू √2, सॉरी √2P लिख लो, एक ही बात है, √2P, ठीक है, और इंटू कॉस 135 डिग्री, ठीक है। सारी वैल्यू हमने रख दी। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं cos 135 की तो वैल्यू हमने निकालनी सीखी नहीं है, तो cos 135 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा इज व्हाट 45 डिग्री, विच इज 1/√2। चलो काम हो गया। नाउ द रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस √2P का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर। सो √2P का स्क्वायर करने पे क्या बनेगा, 2P स्क्वायर, बिकॉज √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, तो क्या बना 2P स्क्वायर प्लस ये आपका क्या है 2P, एक सेकेंड रेजर नहीं, 2P P इंटू P को P स्क्वायर लिख देता हूं डायरेक्टली, 2P इंटू √2 इंटू कॉस 135 की वैल्यू हमने निकाल ली -1/√2। देखो ये P और ये P मल्टीप्लाई हो गए, P स्क्वायर बन गए, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो 2P स्क्वायर इंटू में ये √2 बच गया था तो √2 इंटू कॉस 135 डिग्री की वैल्यू है -1/√2, जो कि हमने अभी यहाँ निकाला। √2 से √2 कैंसिल हो गया, माइनस से ये प्लस माइनस बन गया, तो रिजल्टेंट क्या बना, रिजल्टेंट बना भैया 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर विच इज 3P स्क्वायर माइनस ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस बन गया 2P स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या बन गया, P स्क्वायर, क्योंकि 3P स्क्वायर में से 2P स्क्वायर गया तो बचा P स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो रिजल्टेंट किसके इक्विवेलेंट आ गया, P के इक्विवेलेंट आ गया, यानी रिजल्टेंट फर्स्ट फोर्स के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब रिजल्टेंट फर्स्ट फोर्स के इक्विवेलेंट आ गया, यानी उसके बराबर आ गया। चलो तो रिजल्टेंट तो निकल ही गया। अब अगला केस क्या है, अगला केस है एंगल भी पूछा है, तो एंगल क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता था tan अल्फा निकालने का। F2 इज सेकेंड फोर्स इज व्हाट √2, सेकेंड फोर्स हमारा क्या था, P था, ठीक है, क्या था हमारा P था, सॉरी। तो ये हमने बोला यार सेकेंड फोर्स हमारा P है और साइन थीटा यानी साइन 135 की वैल्यू। फिर F1 क्या था हमारे पास, F1 था हमारा P√2, ठीक है, प्लस F2 था हमारा P और cos 135 डिग्री की वैल्यू। चलो ये P साइन 135 की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस, थीटा पॉजिटिव में आता है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो गया P/√2, ठीक है, बिकॉज P मल्टीप्लाई में है ना, तो P इंटू 1/√2 इज व्हाट P/√2, ये बच गया P√2 प्लस P इंटू कॉस 135 इज -1/√2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर हमारा P√2, नीचे क्या है हमारा, नीचे हो गया आपका P√2 माइनस P/√2, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ऊपर तो आपका P√2 है, ये √2 इसके नीचे 1 हो गया, √2 एलसीएम लिया, √2 इंटू P√2, ये 2P बन गया माइनस P बन गया, और ओवरऑल √2 आ गया इसके नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में √2 आ गया। क्यों आया, देखो √2 और 1 का एलसीएम लिया, कितना आया √2,
फिर ये √2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 2 इंटू पी इज वॉट 2p माइनस p अपॉन √2। अब ये √2 और ये √2 हो गया कैंसिल, क्या बच गया, बच गया p बाय में 2p माइनस p कट गया, कितना बचा 1, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू वॉट 1, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री, क्योंकि 1 1045 इक्विवेलेंट होता है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इज योर आंसर। ओके। अच्छा हाँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ही हो जाता है भैया हम फर्स्ट फोर्स एंड सेकंड फोर्स किसको माने। तो जैसे कि आपने बोला यहाँ पे आपने कंसिडर कर लिया F2 इक्वल टू पी, और यहाँ पे आपने लिखा F2 इक्वल टू p√2, अगर आप वो भी लिख दोगे ना तो भी आंसर में कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं आने वाला, ठीक है, वैसे का वैसा ही आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दी रिजल्टेंट ऑफ टू concurrent forces is perpendicular to the smaller force and angle between the forces is 120 degree, 120 degree. If the bigger force is 60 Newton, find the smaller one. तो देखो इसको आप फिगर बनाते हैं फिर उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि यार जो रिजल्टेंट है ना वो दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, तो वो रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दो फोर्सेस जो है उसके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरा स्मॉलर फोर्स है, ये मेरा स्मॉलर फोर्स है। अब स्मॉलर फोर्स पे क्या किया है कि ये जो 90 डिग्री का मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री का मैंने एक एंगल बना दिया है, इसको ये ऐसे ले लेते हैं, ये ले ठीक नहीं होगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो ये मेरा रिजल्टेंट है और ये मेरा स्मॉलर फोर्स है, तो मैं स्मॉलर फोर्स को एफ से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसने कहा कि यार एक और फोर्स है, क्या, बड़ा वाला फोर्सेस, और स्मॉलर फोर्स और बड़े वाले फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। तो बना लेते हैं यार, ये जो एंगल है ये कितना है 120 डिग्री, ये जो एंगल है ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम पूरा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें बनाना है, ये ऐसे, ठीक है, ये और इसको ऐसे ज्वाइन कर, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब ध्यान से देखो ये 120 है और ये मेरा कितना है 90 है कि नहीं। अब ये 90 है, ये 120, ये कितना निकलेगा और ये एंगल कितना निकलेगा, सोचो। तो मैं ये 90 है, ये 60 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा 60 डिग्री पड़ेगा। अच्छा नहीं नहीं, ये 60 नहीं, ये 30 डिग्री पड़ेगा, और अगर ये 30 है तो वो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा और ये मेरा 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 30 कैसे आया, 120 में से 90 माइनस कर दिया तो मेरा ये वाला एंगल निकल के आ गया इस ट्राइंगल के अंदर, जो सिर्फ ये वाला एंगल है, ठीक है।
ये निकल के आ गया 30, ये 30 है तो ये भी 30 होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी मेरा क्या निकल के आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 60। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कह रहा हूँ देखो ये ट्राइंगल में अगर ये मेरा पूरा एंगल 120 है तो ये एंगल तो ऑब्वियस सी बात है 60 होगा ना पैरेललोग्राम में, बिकॉज पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 120 है तो ये कितना निकल गया 60। अब खुद सोचो कि ये 90 डिग्री का ये बन रहा है और ये मेरा ऐसे कुछ ट्राइंगल बन रहा है, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 ही होगा ना, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, जिसमें से 90 ये फिक्स हो गया, 60 ये फिक्स हो गया, तो ये 30 ही होगा ना। ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब इतना समझने के बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यार अच्छा एक और बात, ये जो बड़ा वाला फोर्स है ये कितना है 60 न्यूटन, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, बिकॉज ये और ये आपस में पैरेलल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल का नामकरण कर देता हूँ, दिस इज ए बी सी डी। अब देखो ट्राइंगल आपका एक क्या बन रहा है, ए बी और सी ये बन रहा है, जिसके अंदर ये आपका 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, और ये जो है ये आपका 60 न्यूटन है। ठीक है, बिकॉज ये इसका पैरेलल साइड। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है, दिस ए बी स्मॉलर फोर्स। अब देखो रिलेशन, देखो कहां से क्या बन रहा है, इसका और इसका रिलेशन कैसे बन रहा है, कि मैं बोल रहा हूं कि यार ये जो ए सी है वो मेरा क्या है, बेस बना लो, ये बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं ना कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी स्मॉलर फोर्स अपॉन में हॉरिजॉन्टल। ठीक है, विच इज व्हाट 60, तो F इज इक्वल्स टू व्हाट साइन 30 डिग्री इंटू 60, तो F इज इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 60, काट दो कितना आया 30, तो स्मॉलर फोर्स कितना निकल के आ गया 30 न्यूटन। तो आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करा रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ज्योग्राफी सॉरी ज्योमेट्री की मदद से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है ना। तो इस तरीके से आपको जब एग्जाम में आता है तो हमें सोचना होता है, ये तो उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इजी क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस है, टू फोर्स F1 and F2 makes angle of 30 degree and 60 degree with the resultant if F1 equals 75 Newton, फाइंड करो F2 एंड रिजल्टेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यार कि दो फोर्सेस है, एक F1 और एक F2। F1 F2 जो है वो रिजल्टेंट के साथ एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। F1 हमें गिवन है, F2 हमको निकालना है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले फिगर बना लेते हैं। ध्यान से देखो तो 60 और 30 क्या होता है 90 होता है, मतलब एक स्क्वायर बन रहा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक स्क्वायर बना लेता हूं, बड़ा बना लेते हैं ना। हाँ, अब ध्यान से देखो तो मैं कह रहा हूं कि यार मेरा ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है रिजल्टेंट R। अब इस R के साथ एक फोर्स जो है वो 30 डिग्री, एक फोर्स जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कह रहा हूं कि ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 30 डिग्री बना रहा है, सिंपल। ये मेरा रिजल्टेंट R है। अब देखो F1 and F2, F1 is making 30 degree, so this is what F1, and F2 making 60 degree, so this is what F2। ठीक है, F1 F2। नाउ आपको फाइंड क्या करना है F2 एंड रिजल्टेंट। तो ये
F2 एंड रिजल्टेंट आपको फाइंड करना। अगर ये F2 है तो ये भी मेरा F2 हो जाएगा, और ये मेरा F1 है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है कि यार हमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, यानी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट तो निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले F1 निकलना चाहिए। F1 ये है, F2 ये है, ये हमें एंगल भी गिवन है, F1 हमें गिवन है, तो बेस अच्छा 1030 डिग्री, तो 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ F2 अपॉन F1, बिकॉज टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा यानी 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू F2 अपॉन F1। नाउ F1 is get multiplied by 1030, then F2 is equals to what, 1030, sorry 1030 डिग्री into F1। अब 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और F1 की वैल्यू क्या है, 75 न्यूटन। तो बोल देंगे यार 75 अपॉन √3, देखो √3 न्यूटन, ये आपका F2 आ गया। ठीक है, 75/√3 आपका क्या आ गया, F2। F2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट होगा √ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। बोलोगे क्यों, क्योंकि मैं बोलूंगा यार ये 90 डिग्री बन रहा है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर कर दो अंडर रूट में। ठीक है, और दोनों का सम कर दो। अब देखो F1 क्या है 75, तो इसका 75 का स्क्वायर कर लेना। F2 क्या है 75/√3, तो 75/√3 का स्क्वायर कर लेना, और आगे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। अब मैं आगे इसमें नहीं कराने वाला, ठीक है। चलो ये रिजल्टेंट भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो फोर्सेस हैं, टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, two forces of equal magnitude when added give give a resultant equal to the either force. What is the angle between them? What is the angle between them? यानी आपसे पूछा है थीटा, तो आपको क्या निकालना है, थीटा। तो क्वेश्चन क्या है, यार दो फोर्सेस है, दोनों आपस में बराबर है। लेट सपोज करते हैं कि फोर्स F1 हमारा P है, तो F2 भी क्या हो जाएगा, P। फिर उसने बोला F1 F2 बराबर है, और इनका रिजल्टेंट जो है इनमें से किसी भी एक फोर्स के बराबर है, तो दोनों फोर्सेस आपस में ही बराबर है, तो रिजल्टेंट इनमें से किसी के भी बराबर हो तो रिजल्टेंट भी हमारा P हो जाएगा। आप बोलोगे रिजल्टेंट F1 के बराबर है, तो मैं कहूंगा तो भी रिजल्टेंट P ही होगा। आप कहोगे रिजल्टेंट F2 के बराबर मान लेते हैं, मैं कहूंगा तो भी P ही होगा, बिकॉज ये दोनों ही फोर्सेस आपस में बराबर है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी वही होने वाली है। लॉजिक है। अब देखो आपसे क्या बोला गया, यार एंगल निकाल लो इसके बीच का। अब एंगल निकालना है अगर हमें इसके बीच का, तो यानी हमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू F1 का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर, प्लस 2 F1 F2, F1 F2 इज P इंटू कॉस थीटा। आपको इस थीटा को निकालना है, तो बहुत साइड स्क्वायर कर देते हैं। बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें ये भी पता है कि रिजल्टेंट भी P के बराबर है। ठीक है, बिकॉज रिजल्टेंट भी P के बराबर है। अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, और यहां से अंडर रूट हो जाएगा एलिमिनेट। एलिमिनेट हो गया, तो ये हो गया आपका P स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P, तो ये भी हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस थीटा। हो गया, ये 2P स्क्वायर इधर, तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये 2P स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा, बचेगा -P स्क्वायर।
तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p²। ये बचा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर मर गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो गया -1/2। तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 120 डिग्री बोलेंगे, बिकॉज कॉस 20 की वैल्यू होती है -1/2। तो थीटा किसके इक्विवेलेंट आ गया, 120 डिग्री के इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्टली भी आ जाता है। दो फोर्सेस अगर आपस में बराबर है, अगर F1 इक्वल है F2 के एंड रिजल्टेंट भी इन दोनों फोर्सेस के बराबर है, ठीक है, यानी रिजल्ट भी बराबर है, तो हमारा जो एंगल होता है वो हमेशा 120 डिग्री होगा, याद रखना। ठीक है, क्या होगा, 120 डिग्री, यानी F1 F2 के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस इस पॉइंट को याद रखना, दो फोर्सेस आपस में बराबर हो और रिजल्टेंट भी बराबर है इन दोनों फोर्सेस के, तो थीटा यानी एंगल बिटवीन दी टू फोर्सेस 120 डिग्री होता है, याद रखना थ्योरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपको थ्योरीली याद रखना, बहुत बार पेपर में आ गया है, ठीक है, पहले के टाइम में बहुत बार आया है, तो वो क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो क्या है, तो वो पॉइंट याद रखना। जैसे अभी ऊपर पॉइंट बताया ना कि दो फोर्सेस आपस में बराबर है, रिजल्टेंट भी उन फोर्सेस के बराबर है, तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। ऐसे ही अगला भी है, देखो क्या है वो, कि अगर द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P1 एंड P2, तो पेपर में दो फोर्सेस लिखा आ सकता है, ऐसे भी नहीं लिखा आ सकता P1 एंड P2, ऐसे लिखाएगा द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P1 एंड P2 इज P। तो इस लाइन को ऐसे भी लिखा सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज सम P। ठीक है, वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि P1 P2। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ P2 इज डबल, अगर P2 को डबल कर दिया जाए, इफ P2 इज डबल, तो ऐसे बोलेगा इफ सेकेंड फोर्स इज डबल। ठीक है, तो इफ P2 इज डबल तो देन न्यू, तो जो उसका न्यू रिजल्टेंट है, देन न्यू रिजल्टेंट, फिर उसके बाद बोला द न्यू रिजल्टेंट जो होगा, अगला नया रिजल्टेंट जो होगा, द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट फोर्स यानी P1। तो क्या केस बना यार, दो फोर्सेस है, उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर P है, ये पहला केस बना। फिर वो क्या कह रहा है कि अगर हम P2 को डबल कर दे, यानी सेकेंड फोर्स को डबल कर दे और रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर कर दे P1 के, तो केस एक केस बनेगा। वो केस क्या बनेगा, जो मेरा P2 है वो P के बराबर हो जाएगा, यानी सेकेंड फोर्स रिजल्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेकेंड फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, रिजल्टेंट। ये आपको याद रखना है, मैं इसको प्रूव नहीं करा रहा हूं, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला कि इसको प्रूव करके दो भाई, तो मैं प्रूव नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं यार इसको देख लेना, रट लो इसको, इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लो, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें उतना ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा न्यूमेरिकल का, उसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब वीडियो लेंथी हो जाएगी तो फिर आपको देखने में बोरियत होगी। तो अभी जो इस पार्ट में मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उतार लेना कॉपी में। नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे।